हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट को। यह आपका प्रैक्टिस सेट 1 होगा। फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस सेट 1 है ये। इससे पहले हमने मैथ्स पे आपके 2 प्रैक्टिस सेट को दिया है, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको जो मैथ्स के रिगार्डिंग थे उसमें हमने 10 क्वेश्चंस को करवाया था दोनों ही प्रैक्टिस सेट्स में। तो इसमें भी आपको फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस को करवाएंगे और सभी क्वेश्चंस आपके मिक्सअप होंगे। मिक्सअप कहने का मतलब सभी चैप्टर से कंबाइंड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और बच्चे आपको हमेशा बोलते हैं कि बच्चे घबराइएगा नहीं, जो भी क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं अच्छे से पढ़िएगा। जब तक आप अपने एग्जामिनेशन के लेवल से थोड़ा बढ़कर नहीं पढ़ते हैं तब तक आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं ला पा सकते हैं। ये आपका कोई बोर्ड का एग्जाम है नहीं, ये आपका कंपटीशन का एग्जाम है। तो कंपटीशन में अपने लेवल से थोड़ा हमेशा उठ के पढ़ना पड़ता है, तभी आप एग्जाम में स्कोर अच्छे कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपका, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी v। कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी v से, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं v वेलोसिटी से तो वो हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो जैसे मानते हैं, क्या मानते हैं कि ये हमारा एक लाइन होगा, क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे और ये कितना बनाएगा बच्चे, 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है, 60 डिग्री बनाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हमारा प्रोजेक्टाइल हो गया। ये प्रोजेक्टाइल मोशन इसी तरह किसी चीज़ को एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, एंगल पे फेंकते हैं, तो वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आता है, ठीक है। और इस पाथ को क्या कहते हैं, जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री कह सकते हैं, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी ट्रेजेक्ट्री मतलब प्रोजेक्टाइल का पाथ। तो ऐसा हो गया। तो क्वेश्चन में नेक्स्ट कहा जा रहा है, इफ़ इट रीचेज द हाइट ऑफ 80 मीटर। अगर वो 80 मीटर का हाइट क्या करता है, एक्वायर करता है, वो 80 मीटर तक अगर पहुँच जाता है तो ये आपका 80 मीटर हो गया, 80 मीटर। तो कहा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ v। तो उसका v का वैल्यू क्या होगा, अगर वो 80 मीटर तक पहुंच जाता है तो उसका v का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो 80 मीटर तक पहुंच जाता है तो आपको प्रोजेक्टाइल के रिगार्डिंग एक मैक्सिमम हाइट का आपको फार्मूला पता होगा। प्रोजेक्टाइल्स के रिगार्डिंग मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पता होगा। एच मैक्स जो होता है बच्चे, वो होता है बच्चे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किसका वैल्यू बच्चे, v का वैल्यू, यानी इसी u का वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू। इस v को आप u मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको v दे रहा है तो हम इसको v ही रहने देंगे, क्या है, इसको v कर देंगे v। तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एच मैक्स, तो एच मैक्स का वैल्यू हमें पता है कि हाइट 80 मीटर तक जाता है, वो v स्क्वायर का वैल्यू निकालना है हमें। और साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, साइन थीटा यानी साइन 60, क्या होगा, साइन 60। तो साइन 60 को क्या होता है, √3/2, क्या होता है, √3/2। इसका स्क्वायरिंग है तो क्या हो गया, 3/4, क्या हो गया बच्चे, 3/4 इंटू में 2 इंटू और जी का वैल्यू 10 डाल देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 इंटू 8 इंटू 10 अपॉन क्या होगा बच्चे, 3 इंटू क्या होगा 10, सॉरी मार्कर नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, इंटू क्या होगा 10 अपॉन 3 हो गया। फिर हम यहाँ से v का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, v का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो v का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करके v का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो v का वैल्यू निकलेगा हमारा √80 इंटू 80 अपॉन 3। तो 80 इंटू 80 यानी इसका रूट निकालेंगे तो 80 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो 80 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू कितना आएगा, 80 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन मैच करेंगे, 80 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको हाइट का वैल्यू दे दिया गया था, क्या दिया गया था, हाइट का वैल्यू आपको दे दिया गया था। क्या हो रहा था बच्चे, यहाँ पे आपको हाइट का वैल्यू दे दिया गया था। हाइट का वैल्यू कितना था, 80 मीटर था। v का वैल्यू निकालना था, साइन थीटा यानी एंगल दे दिया था, और 2 तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और g क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने सब डाल दिया और v का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम रेंज का भी पूछा जा सकता है, यानी कितना मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो आर मैक्स कितना होगा, आर मैक्स रेंज कितना होगा, आर मैक्स होगा बच्चे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बस यहाँ से क्या करते हैं, आपको आर मैक्स दे देता, वी का वैल्यू पूछ लेगा, या फिर आपको आर मैक्स दे देगा, वी दे देगा, थीटा का वैल्यू पूछ लेगा। इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए दोनों क्वेश्चंस, दोनों आपके फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो दोनों को याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकल का रेसिस्टेंस को हम कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, और जिसे कि हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। जैसे देखिए कंडक्टेंस, CONDUCTANC, ठीक है। कंडक्टेंस का वैल्यू K से लिखते हैं और इसे हम 1/R लिखते हैं।
और इसका जो यूनिट होता है वो ओम इनवर्स होता है और इसे हम MHO भी कहते हैं, महो। जैसे ओम को हम लोग क्या कहते हैं, OHM कहते हैं ना किसको, ओम को, तो ओम इनवर्स को हम क्या कहेंगे, MHO, महो। ठीक है, उल्टा है बस, ऐसा यूनिट बनाया गया है तो आपको याद करना है। तो कंडक्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, और इसको हम K से लिखेंगे और 1/R होता है, और इसे ओमेगा इनवर्स भी लिखते हैं और इसे महो भी कहते हैं। ठीक है, महो यानी इसका यूनिट होता है और ओम इनवर्स भी इसी का यूनिट होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप खासा ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पे। तो अ पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट, इस प्रकार से कि इस डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन बाई एस इक्वल टू TQ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4 मीटर। कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल जो है किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है इस प्रकार से कि उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन हमें ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो आपको वेलोसिटी बताना है जब उनके एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हमारा क्या क्या रिलेशन दिया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया जा रहा है टाइम के साथ। एस इक्वल टू क्या दिया जा रहा है, TQ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4, और ये क्या है आपका मीटर में दिया जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में ही होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ही होता है एक तरह से। तो ये आपका दिया जा रहा है आपको एस और टी के बीच रिलेशन। तो आपको वेलोसिटी बताना है जब एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि v इक्वल टू हम लिखते हैं बच्चे ds/dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, और आपको एक्सेलरेशन को हम dv/dt लिखते हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इन दोनों को हम dv/dt लिखते हैं एक्सेलरेशन को, और v को हम ds/dt लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसा आपको वेलोसिटी बताना है उस सिचुएशन में कि जहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा समय होगा जिस समय पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, अगर वो समय हमें पता चल जाएगा तो वहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से हम ds को v निकालेंगे। सबसे पहले तो v को लिखेंगे ds/dt, तो हम इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो t क्यूब का क्या हो जाएगा 3t² माइनस ये 12t, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3। फिर a को क्या करेंगे, हम v से हम a निकालेंगे कैसे, dv/dt करके। तो v का वैल्यू हमें ये मिला है, और इसको क्या करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, dt है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 6t माइनस 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा बच्चे 6t माइनस 12। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। आपको बताना है कि ऐसा वेलोसिटी बताना है जिस समय क्या हमारा एक्सेलरेशन जीरो हुआ हो। तो एक्सेलरेशन जीरो कर देंगे, तो यहाँ से जब हम जीरो करेंगे एक्सेलरेशन को तो हमें पता चलेगा कि आखिर वो किस टाइम पे, यानी कौन सा ऐसा समय होगा जहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो हुआ होगा। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे 12/6, यानी 6×2 यानी 2 मीटर, सॉरी 2 सेकंड पे, यानी 2 सेकंड पे, यानी जब हमारा 2 सेकंड बीता होगा उस सिचुएशन में हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा, और उसी 2 सेकंड में आपको बताना है कि वेलोसिटी कितना होगा। तो इसी 2 को क्या करेंगे, इस वेलोसिटी में अगर हम पुट कर देंगे v एट t इक्वल टू 2 पे, तो हमारा पता चल जाएगा कि हमारा जब एक्सेलरेशन जीरो है तो उस समय वेलोसिटी क्या है। तो क्या है वेलोसिटी, चलिए डाल देते हैं 3 × t का स्क्वायर, यानी t के जगह पर 2 डाल देंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 12 × 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 2 4 माइनस 12 2 24 प्लस 3। ठीक है, तो 4 3 12, और 12 प्लस 3 कितना होगा बच्चे, 12 प्लस 3 हो जाएगा आपका 15। क्या होगा 12 प्लस 3 15, ये हो जाएगा आपका माइनस, एक सेकेंड, 15 माइनस 24, क्या हो जाएगा बच्चे 15 माइनस 24। तो 15 में से अगर 24 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चे 15 माइनस 24, ये आपका आ जाएगा -9। क्या होगा -9, तो यहाँ पे लिख देते हैं v का वैल्यू क्या हो जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, या फिर आपको ऐसे लिख दीजिए, कोई भी बात एक ही होता है। तो v का वैल्यू हमें पता चला v इक्वल टू -9 मीटर पर सेकेंड, और ये v का वैल्यू हमने कब निकाला, जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो है। कब निकाला हमने, जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। किस टाइम पे जीरो होगा, t इक्वल टू 2 सेकंड पे जीरो होगा। तो हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछे। क्या पूछ दे, हो सकता है आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछ दे कि एक्सेलरेशन किस समय पे हमारा जीरो है, तो कितना t इक्वल टू 2 टाइम्स पे। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ दे क्या बच्चे, आपको ये पूछ दे कि बताइए उस समय का आपको टाइम बताइए कि किस किस समय हमारा वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हुआ होगा। तो इस वेलोसिटी को क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, और यहाँ से हमें टी का जो वैल्यू मिलेगा उस दोनों वैल्यू पे हमारा क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। अगर टाइम निगेटिव आ जाता है इस सिचुएशन में तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, टाइम पॉजिटिव आएगा तो उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बनाया सकता है। ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है थोड़ा और लंबा करके कि ठीक है ऐसा टाइम बताइए कि हमारा वेलोसिटी तक जीरो हुआ होगा लेकिन उस समय हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। तो जो भी हमारा टी, इसको वेलोसिटी को जीरो के बराबर कर देंगे, और जो टाइम मिलेगा ना उसको डिस्प्लेसमेंट में डाल देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो सब इसी को आगे पीछे करके पूछेगा, कुछ नया नहीं पूछेगा, कुछ एकदम कुछ बढ़िया भास्ट नहीं पूछेगा, कुछ हार्ड नहीं पूछेगा, इसी को आगे पीछे घुमा कर पूछेगा। ठीक है, इसके लिए बोल रहे थे आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने जब पढ़ाया है, आपको चैप्टर जब पढ़ाया था काइनेमेटिक्स, उसमें देखिएगा हमने करवाया है 2-3 टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप के,
तो आप उसको जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको सब चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की द एस्केप वेलोसिटी ऑफ किसका, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ हैविंग मास कैपिटल M एंड रेडियस r इज गिवन बाई। आपको बताना है कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एस्केप वेलोसिटी कहाँ से आता है, अगर इसको हम यहाँ पे बताएंगे तो हमारा वीडियो लंबा चला जाएगा। आपको अगर चाहिए होगा कि हाँ सर एस्केप वेलोसिटी कहाँ से आता है, उसको डिराइव करके बता दीजिए, तो 1-2 मिनट का एक वीडियो आपको बना देंगे जहाँ पे आपको बताएंगे कि एस्केप वेलोसिटी को हम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको सिंपली समझा दें कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v एस्केप इक्वल टू √2gm अपॉन RE। RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या है, RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। और इसको आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि स्मॉल g का वैल्यू होता है कैपिटल G इंटू M अपॉन R का स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला पता होगा कि G इक्वल टू कैपिटल G इंटू M अपॉन R स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता होगा G का। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूला को थोड़ा और सुधार के लिखेंगे। देखिए कैसे, 2 तो रहने देंगे, G इंटू कैपिटल M लिखेंगे और नीचे RE का स्क्वायर कर देंगे और ऊपर क्या करेंगे, एक RE से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इस एक RE से एक RE कट जाएगा और पहले जैसा आपका हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये अभी हमने तुरंत बताया है कि इसका पूरा का वैल्यू क्या होता है, स्मॉल g होता है। इस पूरे का वैल्यू स्मॉल g होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्मॉल g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसके वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला पता चल गया हमें। क्या पता चला, √2g इंटू RE। ऑप्शन मैच करेंगे, पहले वाले इसमें ये ऑप्शन हो गया। अगर आपको स्मॉल g के टर्म में देता तो क्या होता ऑप्शन आपका √2 स्मॉल g इंटू RE। ये कैपिटल G के टर्म में है, अगर आपको स्मॉल g के टर्म में होगा तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमने आपको ग्रेविटेशन जब चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें अच्छे से समझाया है, लगभग 4 लेक्चर दिया है ग्रेविटेशन का। आप जाके चारों लेक्चर्स को देखिएगा। ठीक है, चारों लेक्चर्स को देखिएगा, सब चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा, आपका हर चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, और आगे बच्चे हम और भी कुछ चैप्टर नहीं डाल पाए हैं, उसके आगे हमने सोचा है कि डालेंगे उसको, लेकिन अभी टाइम आपके पास भी कम है और हमारा भी कुछ एग्जाम चल रहा है, इस कारण से हम थोड़ा सा क्या हो रहा है, बच्चे वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लिस्ट वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाई बॉडी टू एस्केप अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। कहा जा रहा है कि वैसा, आपको बताइए वैसा लिस्ट वेलोसिटी, यानी वैसा कम से कम वेलोसिटी किसी बॉडी को लगे कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाए। वैसा आपको बताना है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए शारीरिक द्वारा आवश्यक कम वेग को कहा जाता है। तो इसे हम एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। यानी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाई अ, क्या कहते हैं बच्चे, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाई अ बॉडी टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, या फिर क्या है, टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। तो अर्थ सरफेस से बाहर चला जाएगा तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चे, वहाँ पे उसका ग्रेविटेशनल पुल लगेगा ही नहीं, पूरा अर्थ के स्फीयर से ही, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही वो बाहर चला जाएगा। तो उस समय उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी, जिसे कि VE से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है √2 कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन R। और इसको क्या लिखते हैं, V इक्वल टू √2 स्मॉल g इंटू R। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, द मैक्सिमम हाइट h टू विच अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल, द मैक्सिमम डिस्टेंस टू। कहा जा रहा है कि कितने मैक्सिमम हाइट एच से एक पर्सन क्या करेगा, किसी बॉल को थ्रो करेगा ताकि क्या करे, वो किसी मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करे। देखिए फिर से आपको समझाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द मैक्सिमम हाइट इज एच, एक मैक्सिमम हाइट किसी बॉल का एच दिया जा रहा है। विथ अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल, एक आदमी जब बॉल को थ्रो करता है तो वो मैक्सिमम हाइट एच तक जाता है। ठीक है, ऐसे समझिए, एक आदमी जो है किसी बॉल को थ्रो करता है, कहाँ पे थ्रो करता है, ऊपर की ओर थ्रो करता है, तो वो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाता है बच्चे, मैक्सिमम हाइट एच तक जाता है। मान लेते हैं यहाँ तक थ्रो किया, उसका मैक्सिमम हाइट एच, और मैक्सिमम हाइट जब भी जाता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी जो क्या होता है, जीरो हो जाता है। ये सब सिंपल लॉजिक है, आपको पता है कि वहाँ तक जाएगा वेलोसिटी जीरो होगा और फिर वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा मैक्सिमम हाइट एच तक जाता है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना तक फेंक सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ v वेलोसिटी से फेंका होगा, तो इसी v वेलोसिटी से ये आगे तक कितना आपको दूरी तक फेंक सकता है, यानी ये एच मैक्स आपको कितना बता सकता है। ये आर मैक्स हमने मान लिया इसको, तो इस आर मैक्स का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना तक ट्रेवल कर सकता है। कुछ वी वेलोसिटी से फेंका होगा ऊपर, तभी तो वो आपको एच हाइट मैक्सिमम तक गया होगा। तो कहा जा रहा है कि उसी वी वेलोसिटी से अगर वो मैक्सिमम हाइट तक फेंकेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंकेगा, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, h/2 होगा, यानी मैक्सिमम हाइट के आधा या फिर बराबर ही होगा, या फिर 3h/2 या फिर 2h क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, क्वेश्चन बढ़िया है, ये अच्छा क्वेश्चन में गिना जाता है। इसको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होता है, दिमाग नहीं लगाना होता है, थोड़ा सा 2 फार्मूला यूज करना पड़ता है एक साथ में, तो उस दोनों को यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इस आर को निकालने के लिए क्या क्या करेंगे।
पहले वाले सिचुएशन में, इस कंडीशन में जब वो ऊपर फेंक रहा होगा तो उसके पास क्या लग रहा होगा बच्चे, कुछ एक्सेलेरेशन लग रहा होगा। वो एक्सेलेरेशन क्या होगा, वो स्मॉल जी के बराबर होगा। लेकिन जब वो आपके हॉरिजॉन्टल फेंक रहा होगा तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, कुछ भी आपको एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा है। कैसे नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका ग्रेविटी काम नहीं कर रहा। ऊपर फेंकेगा तब तो ग्रेविटी काम करेगा, वो सीधे फेंक रहा है, क्या हो रहा है, सीधे इधर फेंक रहा है, ठीक है। यहाँ कोई ग्रेविटी काम नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में आर का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, वी इंटू टी, ठीक है। क्या हो गया आपका, वी इंटू टी हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले वाले रिलेशन से टी का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। वी इक्वल टू क्या होता है बच्चे आपका, u प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी जीरो और u का वैल्यू u डाल देंगे, ए टी का वैल्यू माइनस जी टाइम्स ऑफ टी। तो t का वैल्यू क्या हो गया, u अपॉन जी। टी का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, u अपॉन जी हो गया। तो इस r के जगह पे हम, इस r के जगह पे यहाँ पे r इक्वल टू वी टी के जगह पे v तो v रहने देंगे और t के जगह पे क्या डाल देंगे, v अपॉन जी डाल देंगे। तो क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन जी हो गया। तो क्या हो गया हमारा, r का वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी हो गया। तो हमें तो वी स्क्वायर अपॉन जी यानी v और g के टर्म में आंसर आ गया, लेकिन हमें h के टर्म में आंसर निकालना है। क्यों h के टर्म में निकालना है, क्योंकि v हमें क्वेश्चंस में नहीं दिया जा रहा है, तो इसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम v और क्या करेंगे, आपका h के टर्म में आंसर निकालेंगे। v और h के टर्म में अपने आंसर को निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि v के जगह पे h के टर्म में उसको पुट कर दे। देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। वी का फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो हो जाएगा। यू स्क्वायर को यू स्क्वायर रहने देंगे, यू स्क्वायर को हम क्या मानते हैं, वी माने हैं, तो इसको वी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और प्लस का प्लस जगह रखेंगे, टू को टू रहेगा और जी यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है तो ये माइनस जी हो जाएगा। और एस के जब कितना मैक्सिमम हाइट एच जा रहा है, तो यहाँ से हमें पता चला एच इक्वल टू क्या हो गया, या फिर वी इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चे टू जी एच। वी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमें, टू जी एच मिला, ठीक है। और यहाँ से हम वी स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे टू जी एच के जगह पे, और यहाँ पे नीचे पहले से जी है। देखिए इस आर के जगह पे हमने पुट कर दिया है। देखिए चलिए फिर से करके दिखाते हैं आपको। इस आर का वैल्यू में क्या निकला है, वी स्क्वायर अपॉन जी निकला है ना। तो वी स्क्वायर के जगह पे क्या डाल देंगे, टू जी एच डाल देंगे, और नीचे से पहले से जी है तो जी से जी कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टू एच, यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, टू एच आ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आ गया कैसे किया हमने। पहले आपको पता है कि जब उसको ऊपर फेंकेंगे हाइट वाले पे तो उसके पास एक्सेलेरेशन होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए, वी और आपके एच के बीच में रिलेशन निकाले। देखिए ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। और आपको पता है कि आपको आर मैक्स निकालना है, तो इस इधर तो कोई इसके पास एक्सेलेरेशन होगा नहीं, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर। वेलोसिटी को हमने वी माना है तो वी रहने देंगे, और टाइम को निकाल लेंगे किसके टर्म में, वी के टर्म में। कैसे निकालेंगे, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करेंगे। वी जीरो हो जाएगा, यू का वैल्यू हमने वी मान लिया है तो इसको वी डाल देंगे, ए के जगह पे जी डाल देंगे और टी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से टी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसके, यहाँ से टी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इस टी को क्या करेंगे, इस आर इक्वल टू वी टी में यूज करेंगे, और वी के जगह पे क्या करेंगे, एच के टर्म में वी का वैल्यू डाल देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, टू एच आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस कितना, टू एच तक फेंकेगा जब वो किसी बॉल को मैक्सिमम हाइट एच तक फेंक पाता है, ठीक है। और देखिए सोच लेंगे आप खुद कि ये इतना दूर कैसे फेंक ले रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई इसको खिंचाव वाला फोर्स नहीं लग रहा है। ऊपर क्या हो रहा है, जब फेंक रहा है तो इसको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है। तो जब नीचे की ओर लग रहा है कोई फोर्स, तो क्या करेगा, वो चाहेगा कि ज़्यादा उस तक नहीं जाए, जल्दी से खींच के नीचे गिरा दे। इस कारण से ये कम दूरी पर फेंक पा रहा है, ठीक है। इसे भी समझ सकते हैं आप, लॉजिक है। नेक्स्ट है, व्हेन अ स्मॉल सॉलिड स्फीयर बॉल इज ड्रॉप विद इन अ लिक्विड कॉलम देन इट। कहा जाता है कि जब एक स्मॉल सॉलिड स्फीयर बॉल को जब आप लिक्विड में क्या करते हैं, आप ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, क्या वो डिसलेट करने लगता है, या फाइनली मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, बाद में वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगता है, या फिर एक्सलेट करने लगता है, या फिर फर्स्ट एक्सलेशन एंड देन डिसलेशन, पहले एक्सलेट करता है फिर डिक्रेट करता है, फिर यानी डिक्सलेट करने लगता है। तो बताइए क्या करता है। तो ये आपको यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट लगता है। टर्मिनल वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी, VELOCITY, टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पे आपको सीखना है क्या कि कभी भी किसी लिक्विड बॉल को, यहाँ पे आपको कंसेप्ट है कि कभी किसी लिक्विड बॉल को, लिक्विड बॉल कर रहे हैं, कभी किसी बॉल को लिक्विड में अगर आप ड्रॉप करते हैं, क्या होता है, लिक्विड में अगर ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली क्या होता है बच्चे, इनिशियली उसका स्पीड बढ़ता है। इनिशियली इसका स्पीड V इक्वल टू V इंक्रीजेज। इनिशियली उसका स्पीड क्या होता है बच्चे आपका, एक सेकंड रुक जाइए, चलिए ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है बच्चे। चलिए क्या है, तो फर्स्ट इनिशियली क्या होता है बच्चे, इसका स्पीड बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए होता है क्योंकि पहले वो क्या होता है, बॉल कुछ अपने वेलोसिटी को एक्वायर किया रहता है, तो उससे वो नीचे जाने लगता है, तेजी में गिरने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, इसका स्पीड डिक्रीज करने लगता है, स्पीड घटने लगता है। स्पीड क्यों घटने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड के अंदर भी विस्कस ड्रैग लगता है, यानी विस्कस फोर्स लगता है, यानी लिक्विड का अपोजिंग फोर्स लगता है जो किसी भी चीज़ को अपोज करता है। जैसे आपको पता है कोई भी चीज़ को अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एयर में क्या होता है, एयर फ्रिक्शन होता है, एयर का ड्रैग होता है,
एयर के द्वारा जो फ्रिक्शन लगता रहता है, एयर के द्वारा ड्रैग होता है, उसे एयर ड्रैग कहते हैं। इसी तरह लिक्विड में क्या होता है, विस्कस ड्रैग होता है। उसी तरह क्या करता है, उस कारण से विस्कस ड्रैग के कारण स्पीड को क्या करता है, वो डिक्रीज करने लगता है, और फिर डिक्रीज करने के बाद वो एक ऐसे वेलोसिटी पे पहुंच जाता है, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और देन उसके बाद क्या होता है बच्चे, उस टर्मिनल वेलोसिटी के बाद आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइनली मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, यानी बाद में वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगेगा। पहले क्या होता है, पहले आपको डालिएगा तो क्या होगा, स्पीड आपका इंक्रीज करेगा, फिर बाद में विस्कस ड्रैग के कारण स्पीड आपका डिक्रीज होने लगेगा, घटने लगेगा, फिर देन एक वेलोसिटी एक्वायर करेगा, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और उस टर्मिनल वेलोसिटी के बाद आपका उस बॉल का जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका कंसेप्ट है, आपको फ्लूइड में पढ़ना है। नेक्स्ट है द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। आपको बताना है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ बताना है जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी अनदर प्रोजेक्टाइल से ऑब्जर्व करते हैं। जब एक प्रोजेक्टाइल, जैसे मान लेते हैं ये एक प्रोजेक्टाइल होगा भी, ये क्या होगा, एक अनदर प्रोजेक्टाइल होगा भी। जब आप दोनों को वी डैश मान लेते हैं, जब आप दोनों को बाहर से देखिएगा, जब आप दोनों को बाहर से देखिएगा, कोई आदमी एक खड़ा है, जब इसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, इस दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है बाहर से, तो देख रहा है कि ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, एंगल पे फेंका जा रहा है, और ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि एंगल से फेंका जा रहा है। अगर इसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं बच्चे, इसी व्यक्ति को हम उठा के कहाँ डाल देते हैं, इसी व्यक्ति उठा के हम किसी एक प्रोजेक्टाइल पर डाल देते हैं, किसी भी एक प्रोजेक्टाइल पर। ठीक है, तो अब इसको बताना है कि अब इसको ये प्रोजेक्टाइल कैसा दिखेगा। क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन अभी भी दिखेगा, या फिर एक सर्कुलर मोशन दिखेगा, या पैराबोलिक, या स्ट्रेट लाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बच्चे हमेशा कि किसी भी आपको इस प्रोजेक्टाइल से इस प्रोजेक्टाइल को अगर देखिएगा आप, तो क्या दिखेगा बच्चे, ये आपका दिखेगा कैसा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा दिखेगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्या है, तो ये आपको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अब देखिए स्ट्रेट लाइन क्यों दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो इस समय भी एक्सेलेरेशन आपका जी ही होता है, और इस समय भी एक्सेलेरेशन आपका जी होता है। तो ये अगर रिलेटिवली देखते हैं एक्सेलेरेशन, अगर हम रिलेटिव एक्सेलेरेशन को देखते हैं तो हमें जीरो प्राप्त होता है, यानी पहला का एक्सेलेरेशन माइनस दूसरा का एक्सेलेरेशन, तो जी माइनस जी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो हमारा जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन होता है वो जीरो हो जाता है, और रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो होने के कारण इनके द्वारा जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस कारण से अगर वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी वी रिलेटिव अगर कांस्टेंट हो गया, तो आपको क्या होगा, हमारा पाथ जो होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो जब भी आप ऑब्जर्वर बाहर से देखता है तो उसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिखता है, और वही ऑब्जर्वर जब आप किसी एक प्रोजेक्टाइल पर बैठा देते हैं और तब उसको दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करवाते हैं तो वो उसको स्ट्रेट लाइन दिखता है। क्यों, क्योंकि उस दौरान उसका एक्सेलेरेशन जो होता है, रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो हो जाता है, और वेलोसिटी रिलेटिव कांस्टेंट हो जाता है। और आपको पता है कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की ओर। बर्नौलीज थ्योरम फॉलो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कहा जा रहा है कि बर्नौलीज थ्योरम जो है वो किस लॉ को आपको क्या करता है, गवर्न करता है। तो बर्नौलीज थ्योरम जो होता है बच्चे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड होता है, और इसके अनुसार प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, याद रखिए ये फॉर्मूला बर्नौलीज थ्योरम के रिगार्डिंग है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए और आपको एक और चीज़ बता दें कि ये जो बर्नौलीज थ्योरम होता है ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए होता है। इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा। क्या होगा कि इससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल SIBLE, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए होता है। इनकम्प्रेसिबल एंड इनविस्कस, इनविस्कस। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल, इनविस्कस, और कह सकते हैं इसे एंड इन स्ट्रीमलाइन, इन स्ट्रीमलाइन। आपको क्वेश्चन ये भी बना के पूछा जा सकता है कि आपका बर्नौलीज थ्योरम कौन से कैसे लिक्विड के लिए होता है, उस लिक्विड का प्रॉपर्टी कैसा होता है। तो वो होता है आपका इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए, इन विस्कस होना चाहिए, और आपका इन स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नए क्वेश्चन की ओर। What happens to the centripetal acceleration of a particle when its speed is double and angular velocity is half? कहा जा रहा है कि किसी आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताना है कि जब उसके हम स्पीड को क्या करते हैं, बच्चे 2v कर देते हैं, v डैश को क्या करते हैं 2v के बराबर, और आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश को क्या करते हैं ω/2 यानी हाफ कर देते हैं। तो क्या होगा उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है। तो AC को हम लिखते हैं बच्चे ω² × R। तो हम क्या करते हैं, इस R को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि इस R के टर्म में हमें कुछ वैल्यू दिया ही नहीं है। तो इस R को कोशिश करेंगे V के टर्म में चेंज करने का, क्योंकि V और ओमेगा में आपको वेरिएंस दे रहा है। तो आपको पता है एक रिलेशन V = R ω होता है। ठीक है, तो R को क्या डाल देंगे, V/ω डाल देंगे। R के जगह क्या डाल देंगे बच्चे, V/ω डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ω² × R के जगह पे V/ω, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो V × ω, ए का वैल्यू क्या हो गया
ए सेंटीमीटर का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, ए सेंटीमीटर का वैल्यू हो गया v इंटू ओमेगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया ए सेंटीमीटर का वैल्यू, ए सेंटीमीटर का वैल्यू दो होता है। क्या क्या होता है, एक तो होता है बच्चे आपका ओमेगा स्क्वायर आर, और ये होता है, एक होता है बच्चे v इंटू ओमेगा। दोनों तरीके से हम सेंटीमीटर एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें v और ओमेगा में वेरिएंस दिया जा रहा है। तो बाद का हमारा सेंटीमीटर एक्सप्रेशन क्या होगा, ए डैश होगा और उसका v डैश होगा और ओमेगा डैश होगा। v डैश का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू वी होगा, पहले का तो क्या है ओमेगा इंटू वी है, और बाद का क्या है वी डैश है ओमेगा डैश, तो 2 इंटू वी इंटू क्या होगा ओमेगा अपॉन 2। ओमेगा डैश का वैल्यू क्या है ओमेगा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो v इंटू ओमेगा हो गया। तो एसी डैश का वैल्यू क्या हो गया v इंटू ओमेगा के बराबर। तो हमें क्या पता चला कि बाद में भी अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं, तब भी हमारा जो सेंटीमीटर एक्सेशन होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिमेन्स अनचेंज्ड, कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, चलिए बच्चे ये कुछ 10 क्वेश्चन थे आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को बारीकी से सीखिएगा, समझिएगा। हमने एक क्वेश्चन में कोशिश किया है 2-3 कंसेप्ट भी सिखाते चले कि अगर आपको 2-3 लेक्चर कम भी मिले तो एक ही से आपको क्या हो बहुत चीज़ लगभग क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो, और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। कोई सुधार चाहते हैं तो ये भी जरूर लिखकर हमें बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।